इस वक्त की बड़ी खबर महायुद्ध के बीच, ये बड़ी खबर चेचन्या से है, जहां महायुद्ध में बड़ी भूमिका निभाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरव पर बड़ा आरोप लगा है। दावा ये किया जा रहा है कि इस जंग में लड़ाकू की भर्ती के लिए कादिरव आम लोगों को अगवा कर रहे हैं और अगवा करने के लिए लोगों को जंग में जबरन भेजा जा रहा है। ये इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं। चेचन के लड़ाकों के साथ क्या हो रहा है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चेचन कमांडर यानी कादिरव पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप यह है कि चेचन के लड़ाकों की जो भर्ती और ट्रेनिंग हो रही है उसमें लोगों को पहले अगवा किया जाता है और उसके बाद ये लड़ाके तैयार किए जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में यह कादिरव पर सबसे बड़ा आरोप है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग लंबी खिंचने की वजह से पुतिन के पास सैनिकों की कमी हो चुकी है। अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट ने दावा किया है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरव चेचन्या के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक जंग में रूस के सैनिकों के साथ साथ कादिरव के लड़ाके भी बड़े पैमाने पर मारे गए हैं, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना में सैनिकों की कमी होती जा रही है। काली वर्दी वाले इन चेचन लड़ाकों से पूरा यूरोप खौफ खाता है, क्योंकि चेचन लड़ाके सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि बेरहमी का वो दूसरा नाम है जो युद्ध के मैदान में बर्बरता की कोई सीमा नहीं छोड़ते। लेकिन अब काली वर्दी वाले इन चेचन लड़ाकों की असलियत पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन के जंगी मैदान में उतरे ज्यादातर चेचन लड़ाकों को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। चेचन की वर्दी में जंग कौन लड़ रहा है? जंग लड़ाने के लिए लोगों को किडनैप कर रहे हैं कादिरव। Сильный волевой политик, зачем нам мир без России? Зачем нам? लड़ाकों की वर्दी में आम नागरिक। ये बातें चौंकाने वाली हैं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चेचन अब तक यही दावा करता रहा कि उसके बर्बर लड़ाकों की बदौलत ही रूस की सेना ने मारिउपोल और डोनबास के कई इलाकों पर कब्जा किया। लेकिन अब चेचन के ही इन लड़ाकों को लेकर सवाल उठ गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट ने दावा किया है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरव चेचन्या के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसकी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रमजान कादिरव अपने देश से आम लोगों को जबरन जंग में भेज रहे हैं। पुतिन के लिए चेचन प्रमुख रमजान कादिरव की वफादारी किसी से छिपी नहीं है। कादिरव के लिए कहा जाता है कि वो पुतिन के लिए अपनी वफादारी जताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी इसी वफादारी की वजह से उन्होंने अपने लड़ाकों को यूक्रेन की जंग में उतारा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 3 महीने की जंग में कादिरव के लड़ाके बड़ी संख्या में मारे गए, जिसके बाद जंग में रूसी सेना का साथ देने के लिए चेचन लड़ाकों की संख्या अब काफी कम हो चुकी है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक कादिरव पुतिन की इसी मुश्किल का हल निकालने में जुटे हैं और लड़ाकों की संख्या फिर से बढ़ाने के लिए अपने देश रिपब्लिक ऑफ चेचन्या से आम लोगों को अगवा करके उन्हें जबरन
युद्ध में भेज रहे हैं। आरोप है कि चेचन्या के लोगों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उन्हें जबरन यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, आरोप ये भी है कि यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से इनकार करने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही उनसे कागजों पर दस्तखत भी लिए जा रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई के लिए जा रहे हैं। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कादिरव जंग लड़ने के लिए अपने लोगों को लालच भी दे रहे हैं कि जो जंग में खुद जाएगा उसे 3 लाख रूबल यानी भारतीय रुपयों में करीब 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ रोज पहले ही कादिरव ने यह भी आशंका जताई थी कि यूक्रेन के साथ जंग को जीतना आसान नहीं है। यानी कादिरव को भी अंदाजा हो गया है कि जंग अगर लंबी खिंची तो ये उनके लिए भारी पड़ेगा। यूक्रेन के बाद रूस की नजर अब पोलैंड पर टिक चुकी है। अब पुतिन के सबसे खास सहयोगी और चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने पोलैंड को धमकी दी है और धमकी भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि सीधे हमले की चेतावनी दी गई है। कादिरव ने कहा कि अब उनकी रुचि पोलैंड में है और 6 सेकंड में पोलैंड को तबाह करने की धमकी भी दी गई है। साफ है कि रूस यूक्रेन के बीच 3 महीने से जारी युद्ध का कोई अंजाम भले नजर नहीं आता हो, लेकिन दोनों तरफ से धमकियों का ये सिलसिला अभी भी जारी है। रमजान कादिरव का प्लान पोलैंड। कादिरव का 6 सेकंड वाला प्लान। पुतिन से कादिरव की अपील। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सबसे खास कमांडर अब नई राह पर चल रहा है। रमजान कादिरव ने यूक्रेन में कैसी तबाही मचाई ये किसी से छिपी नहीं है, ना ही उसकी सेना की बर्बरता की कहानी। वहीं अब रमजान कादिरव सरेआम कह रहा है कि अब उसकी रुचि पोलैंड में है। यूक्रेन का मुद्दा बंद हो गया है। चेचन कमांडर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पोलैंड पर हमले की कमान मांग रहा है। साथ ही उसका दावा है कि अगर उसको कमान मिली तो 6 सेकंड में पोलैंड पर बड़े हमले बोल किए जाएंगे। पुतिन के खास कादिरव के इस बयान को सिर्फ कोरी धमकी नहीं माना जा सकता। Ну, Украина это закрытый вопрос, то мне интересно Польша, да. Польша, да, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. कादिरव को क्यों खटका पोलैंड? रमजान कादिरव की सेना को यूक्रेन में बड़ा नुकसान पहुंचा है। कादिरव ये जानता है कि अकेले यूक्रेन रूस की सेना से नहीं लड़ सकता। उसके पीछे यूरोप और नेटो के हथियार हैं। इसलिए रमजान ने यूरोप को अपने हथियार वापस लेने की धमकी दी है। यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड ने न केवल अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी, बल्कि खुद भी बड़ी सैन्य मदद भेजी। पोलैंड के मंत्री भी कई बार ये आशंका जता चुके हैं कि रूस भविष्य में अगला हमला पोलैंड पर कर सकता है। वहीं कादिरव ने पोलैंड को रूस के राजदूत के साथ किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगने को कहा है। कादिरव इस महीने की शुरुआत में हुई एक घटना का जिक्र कर रहा था, जब पोलैंड में रूस के राजदूत सर्गेई एंड्रीव पर विजय दिवस समारोह के दौरान लाल रंग फेंका गया था। ये कदम यूक्रेन में रूस के युद्ध के विरोध में उठाया गया था।
घटना के बाद एंड्रयू और उनके प्रतिनिधिमंडल को वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। रूस लेगा पोलैंड से बदला। काद्रिफ ने यूक्रेन की जंग को जितना आसान सोचा था वो उतना नहीं हुआ। यूक्रेन की सेना ने उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी और कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली जंग 90 दिनों के बाद भी जारी है। इसके पीछे की वजह है यूक्रेन को नाटो समेत कई देशों से मिल रही मदद। उन देशों से मिल रहे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना और चेचन लड़ाकों का जोरदार मुकाबला कर रहे हैं। रमजान कादरिफ भी मानते हैं कि उनकी लड़ाई अब यूक्रेन से है ही नहीं, बल्कि वो यूरोप और नाटो से लड़ रहे हैं। यानी जिस यूक्रेन को वो हल्के में ले रहे थे, वो मदद मिलने के बाद इतना ताकतवर हो गया है कि उसने पुतिन और कादरिफ की नाक में दम कर दिया। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि यूक्रेन के साथ जंग में अब तक बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके मारे गए, जिसने रमजान कादरिफ की परेशानी और बढ़ा दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कादरिफ ने खुलकर जंग के हालात पर अपनी चिंता जताई। इससे पहले भी वो पुतिन के नर्म फैसलों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। एक बार तो रमजान कादरिफ ने साफ कह दिया था कि अगर पुतिन उन्हें और उनके लड़ाकों को खुली छूट दे दे तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को झुका देंगे। पोलैंड पर हमले के क्या मायने? पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है। लंबी सीमा के चलते पोलैंड के जरिए नाटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जो रूस के खिलाफ घातक साबित हो रहे हैं। इसलिए रूस पोलैंड को फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। इसलिए रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है। लेकिन पोलैंड पर हमले का मतलब होगा नाटो पर हमला, और अगर रूस ऐसा करता है तो विश्व युद्ध से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि रूस के खिलाफ नाटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन के पैराट्रूपर्स ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। खार्किव में KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के सैनिकों ने युद्ध में मारे गए अपने साथी को श्रद्धांजलि दी है। जापोरिजिया में रूसी सैनिकों से मोर्चा लेते हुए यूक्रेन का एक सैनिक शहीद हुआ। युद्ध में शहीद हुए बहादुर जवान को आखिरी विदाई दी गई। यूक्रेन को लंबी दूरी से रॉकेट सिस्टम देने की मंजूरी बाइडेन प्रशासन ने दे दी है। यूक्रेन को अगले हफ्ते तक इन हथियारों को भेज दिया जाएगा। डॉनबास पर रूस के हमले लगातार जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि डॉनबास में हालात काफी मुश्किल भरे हैं। भारी गोलीबारी और मिसाइल हमले जारी हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि यूक्रेन के हर शहर को फिर से खड़ा किया जाएगा। यूक्रेन ने जारी एक वीडियो किया। ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि हमले में रूस के कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। साथ ही रूसी फौज के कुछ हथियार गोदामों को भी उड़ाने का दावा किया गया। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है। वीडियो में रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला करते हुए दिखाया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया। यूक्रेन और रूस युद्ध से पूरी दुनिया पर खाद्यान्न संकट मंडरा रहा है। रूस ने खाद्यान्न की कमी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहम्मा के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि खाद्यान्न में कमी का असली कारण अमेरिका और यूरोप के रूस पर लगाए गए प्रतिबंध है। रूस से जारी जंग में हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को कनाडा ने M777 होवित्जर की मदद भेजी है। एक वीडियो भी सामने आया है। कनाडा की सेना के कई जवान एक एयरक्राफ्ट में M777 होवित्जर लोड करते दिखाई दिए। मारियोपोल में एक कब्रगाह में 70 शव मिले हैं। अभी तक शवों की पहचान नहीं हो सकी है। दावा किया जा रहा है कि रूस की बमबारी में ये सभी इमारत दब गए। खार्किव में लगातार सुनी गई धमाकों की आवाज। बेलोगोरोद में खार्किव क्षेत्र पर दागी गई मिसाइल। यूक्रेनी सेना इस्कंदर मिसाइल से हमले की आशंका जाहिर की है। यूक्रेन युद्ध रूस के टैंकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में रूसी टैंक तबाह हो चुके हैं। हालात ये है कि अब रूसी सेना को सोवियत संघ के समय के टैंक युद्ध के मैदान में उतारने पड़े हैं। मारियोपोल में रूस का करीब 50 साल पुराना T-62 टैंक दिखाई दिया है।
ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मेरिटोपोल में दिखा T-62 टैंक, और ये उस टैंक की तस्वीरें आपके सामने है। युद्ध पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। अपने पुराने टैंकों का इस्तेमाल रूस इस युद्ध में कर रहा है। मेरिटोपोल में T-62 जो कि बहुत ही पुराना है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस के पास आधुनिक टैंकों की कमी हो गई है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि रूस को अपने हथियारों के जखीरे से इतने साल पुराने टैंक को लाकर जंग में उतारना पड़ा। दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो चुकी है? यूक्रेन बना रूसी टैंकों की कब्रगाह। जेवलिन मिसाइलों ने रूसी टैंकों के छक्के छुड़ा दिए। रूस के आधुनिक टैंक जिंदा ताबूत बन गए। यूक्रेन में जेवलिन मिसाइलों ने ऐसे सटीक निशाने साधे कि रूसी सेना टैंक छोड़कर भाग खड़ी हुई। कई किलोमीटर दूर से छोड़ी गई मिसाइलों ने चुन चुन कर हमला किया। एक समय रूसी टैंक कीव तक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही जेवलिन मिसाइल की जंग में एंट्री हुई, देखते ही देखते बाजी पलट गई। रूसी सेना पीछे हटती गई और उसके टैंक ध्वस्त होते गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1300 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। फैसला किया। फिलहाल लॉकहीड मार्टिन हर साल 2100 जेवलिन मिसाइल बना रही थी और वो अब करीब 4000 जेवलिन मिसाइलें तैयार करेगी। वैसे जंग के इतिहास में ये पहला मौका है जब इतनी भारी तादाद में एंटी टैंक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक अकेले अमेरिका से ही यूक्रेन को अब तक 7000 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलें मिल चुकी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जंग में शामिल हर एक सैनिक एक एंटी टैंक हथियार से लैस है। जेवलिन मिसाइलों का सबसे मजबूत पक्ष है इसका हल्का वजन और सटीक निशाना। यही नहीं, ये दुनिया के किसी भी मजबूत और आधुनिक टैंक को तबाह कर सकते हैं, जबकि एक समय यही टैंक जीत की गारंटी माने जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टैंक किसी उभरते हुए नायक की तरह सामने आए। इस दौरान आर्म्ड डिवीजन के कमांडर पैटॉन, गार्डियन और रोमेल को स्टार कमांडर का दर्जा दिया गया। इस दौरान सोवियत यूनियन ने T-34 नाम का शानदार टैंक विकसित किया, जिसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल कोरियन वॉर में भी किया गया। यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर मौजूद कसर्क में दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध लड़ा गया। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध में टैंक के बुरे दिन देखे गए। जानकार कह रहे हैं कि रूस अपने नए टैंकों को जानबूझकर छुपा रहा है ताकि उसके सैनिकों के मनोबल पर गलत असर न पड़े। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में अब तक जो भी हथियार उतारे वो या तो फेल हो चुके हैं या ज़ेलेंस्की की सेना ने उसे तबाह कर दिया है। इसकी मिसाल है रूसी टैंक। यूक्रेन जिसके लिए कब्रिस्तान साबित हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े परमाणु जखीरे वाले देश, रूस के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों यूक्रेन के खिलाफ रूसी हथियार नाकाम हुए और क्या कारण है कि विदेशों से मिल रहे हथियारों की मदद से ज़ेलेंस्की ने रूसी फौज के छक्के छुड़ा दिए? इन सब की डिटेल इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। रूस के पास हथियारों का विशाल जखीरा है। लेकिन रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले के दौरान सोवियत संघ के बाद के रूस की खामियां और कमियां सामने आई हैं। सोवियत संघ का दौर पारंपरिक हथियारों और पारंपरिक युद्धों का दौर था। जिस पर आधुनिक तकनीक हावी हो चुकी है।
यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने रूस के 1300 टैंकों को बर्बाद कर दिया है, जिसमें 700 टैंकों का मलबा तो यूक्रेन में बिखरा पड़ा है, जिसे अब भी देखा जा सकता है। सच्चाई यह है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा, करीब 12,000 से भी ज्यादा टैंक है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अभी तक फास्फोरस बम, क्लस्टर बम, वैक्यूम बम, हाइपरसोनिक मिसाइलें, किंझल मिसाइलें, 3M54 कैलिबर मिसाइलें, 9K 720 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें, 75 फिक्स्ड विंग बॉम्बर प्लेन्स, नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। सब इस्तेमाल कर लिए, लेकिन यूक्रेन पर जहां तक कब्जे की बात है, तो जिस खार्किव पर रूस विजय की बात करता है, वहां अब भी युद्ध जारी है। जिस मारियोपोल में रूसी विक्ट्री की बात हो रही है, वहां अब भी यूक्रेन की सेना फाइट कर रही है। जिस लुहांस में पुतिन के परचम फहराने की बात है, वह अब भी संग्राम छिड़ा हुआ है। यहाँ ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि रूस ने यूक्रेन के किन हिस्सों पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है या उसका दावा किया जा रहा है। क्राइमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, मारियोपोल, खार्किव, डॉनबास, ओडेसा। मैप बताता है कि इन इलाकों में रूस का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें अंतिम सच मानने से इनकार कर रही हैं। Розслаблятися, повірте, дуже зарано. Наші Збройні сили знають свою справу, женуть ворога, однак у нас ідуть запеклі бої на півночі та на північно-східному напрямку. Крім того, Ізюмський напрямок так само залишається у нас один із тих, де ведуться запеклі бої. Наші Збройні сили там свої позиції тримають, і ворог несе там значних втрат. यानी रूस यूक्रेन युद्ध में मनमर्जी का कुछ भी अब तक तो हासिल नहीं कर सका है। एक भ्रम की तरह उसके सैनिक यूक्रेन के जिस हिस्से पर कब्जे का नक्शा दिखाते हैं, दूसरे दिन पता चलता है वहां भी लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। В містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську, вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих та поранених в окупаційному континенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, очевидна політика геноциду